1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम के परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फोर्ट विलियम के परिषद का पहला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है सर चार्ल्स आयर। तो सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम परिषद के पहले अध्यक्ष हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियन कंपनी के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है। तो इसमें से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं? तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सत्य है। पहला कथन है कि डचों की शक्ति 1759 में वेदरा के युद्ध से समाप्त हुई। तो यह कथन बिल्कुल ही सही है। डचों की शक्ति जो है वेदरा के युद्ध जो हुआ था 1759 में, उसी के द्वारा समाप्त हो गई। ऑप्शन बी है कि फ्रांसीसी शक्ति 1760 में वांडीवास के युद्ध से समाप्त हो गई। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था और यही वह युद्ध था जिसने फ्रांसीसियों की सत्ता भारत में समाप्त कर दी और अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत कर दी। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। तो 1857 की क्रांति हुई थी और उसी क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो गया था और भारत में क्राउन का शासन आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से यह कथन भी सही है, बिल्कुल सही है। 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों की शक्ति भारत से पूर्णतः समाप्त हो गई। तो स्वतंत्रता के बाद 1961 में पुर्तगाली जो थे वे गोवा से चले गए। तो इस प्रकार से भारत जो है वह पूर्ण रूप से पुर्तगाली की शक्ति से मुक्त हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो चारों जो कथन है वह बिल्कुल ही सत्य है। नेक्स्ट लेते हैं कि पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर है पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम। पटना के अंग्रेज गवर्नर एलिस और मीर कासिम के संबंध अच्छे नहीं थे और इसी कारण से पटना में मीर कासिम ने कुछ भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज बंदियों का सरेआम कत्ल करवा दिया और इसी कत्ले आम को कहा जाता है पटना हत्याकांड। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो पटना हत्याकांड के समय पटना के जो अंग्रेज गवर्नर थे वे थे एलिस। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन, 1700 ईस्वी में स्थापित बंगाल प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता था? तो इसका सही उत्तर है बंगाल प्रेसिडेंसी का जो निर्वाचन होता था वह कंपनी के निदेशकों द्वारा होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन पांचवा, काल कोठरी की घटना निम्नलिखित में से किस स्थान पर घटित हुई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। तो काल कोठरी की घटना बहुत ही प्रसिद्ध घटना है और यह नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, जिसमें एक छोटे से रूम में 100 से भी ज़्यादा, लगभग 120 या 32, कहीं कहीं 32 भी आता है, तो इतने लोगों को बंद कर दिया गया था। तो बंद करने से क्या हुआ था, ये जून में घटित घटना थी और जून में जब इस प्रकार की छोटी सी रूम में बहुत सारे आदमियों को बंद कर दिया जाता है तो उस प्रकार से वहाँ पे बहुत ही गर्मी, उमस और घुटन सी होती है। तो इस कारण से वहाँ पे जो बंद किए गए लोग थे उनमें से अनेक लोग मर गए थे और इसी घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यह कलकत्ता में घटित हुई थी। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी देशों के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार होता था और यह व्यापार निम्नलिखित में से किन मार्गों के माध्यम से होता था? तो भारत का जो प्राचीन काल से ही व्यापार हो रहा था वह व्यापार का आपको मार्ग बताना है, उसका रास्ता बताना है कि किन माध्यम से होता था। तो इसका सही उत्तर है सभी माध्यम से। तो चाहे वह उत्तरी मार्ग हो, चाहे मध्यवर्ती मार्ग हो, चाहे दक्षिणी मार्ग हो, तो सभी मार्गों से भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था और यही वह आकर्षण की वस्तु थी जिसके कारण जो यूरोपियन कंपनी थे वे भारत आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापार के लिए मार्ग था वह बहुत ही आसान और सुलभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर, वह पुर्तगाली जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ऐसा करने का एक प्रमुख कारण यह था कि ताकि पुर्तगालियों की जो संख्या है वह गोवा में बढ़े और ऐसा तभी हो सकता था जब वह भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करें। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने कर्मचारियों को भारत में भारतीय महिला जो थी उससे विवाह करने हेतु सबको प्रेरित किया। पुर्तगाली गवर्नर थे, यह गवर्नर थे अल्बुकर्क। नेक्स्ट है आठवां नंबर क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर ले जाया गया? तो यह जो मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर ले जाया गया, इसका एक प्रमुख कारण था कि यह जो नवाब थे यह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से परेशान हो चुके थे और यह मुक्ति चाहते थे। तो चूंकि उस समय बंगाल में राजधानी थी और बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व था, तो ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों से थोड़ा दूर चला जाए। तो यदि हमारी राजधानी दूर रहेगी तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप कुछ न कुछ कम होगा। तो ऐसा करने वाले थे मीर कासिम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के कौन से नवाब हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दिया? तो ये हैं मीर कासिम। 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि से उपजी सुरक्षा घेरे की नीति के संदर्भ में विचार कर असत्य कथन को पहचाने। तो यहाँ पर हमें सुरक्षा घेरे की जो रिंग फेंस की नीति थी, रिंग फेंस की नीति, उस नीति के बारे में यहाँ वक्तव्य दिए गए हैं और उनमें से असत्य वक्तव्य यानी कि जो झूठे हैं उनको पहचान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो उपरोक्त जो भी कथन है, कथन 1, 2, 3, 4, ये सारे कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी, या यह कह सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका यही ऑप्शन सबसे सुटेबल है। अब देख लेते हैं कि जो कथन है वे सभी सत्य हैं, तो आखिर वे कौन से कथन हैं। तो पहला कथन यह है कि सुरक्षा घेरे की जो नीति थी यह नाम ली वार्नर द्वारा दिया गया। बिल्कुल ही सही है कि सुरक्षा घेरे की जो नीति के संदर्भ में जो नाम दिया गया वह ली वार्नर द्वारा दिया गया।
1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो देशी राज्यों के प्रति यह नीति अपनाई गई थी और इसी नीति के तहत शत्रुओं के विरुद्ध मदद का आश्वासन दिया जाता था और इसी आश्वासन के बदले उनसे बहुत सारी धनराशि और अन्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की जाती थी। तो यह जो नीति थी यह सुरक्षा घेरे की नीति कहलाती थी। दूसरा वक्तव्य देखते हैं, कंपनी और रियासतों के मध्य बराबरी के आधार पर संधि होती थी। तो यह इस संधि की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। सुरक्षा घेरे की जो नीति की संधि थी वह इस संधि की बहुत बड़ी विशेषता थी कि यह बराबरी के आधार पर होती थी, क्योंकि जब कोई संधि होता है तो वह बराबरी के आधार पे हो रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का युद्ध तो हो नहीं रहा है। जब दो पक्षों में युद्ध होता है और युद्ध के बाद जब कोई संधि होती है तभी तो वहाँ गैर बराबरी होती है, लेकिन चूंकि यहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो रहा है, ये तो एक प्रकार का समझौता हो रहा है, संधि हो रहा है, तो यह बराबरी के आधार पर संधि होती थी। तो यह वक्तव्य भी बिल्कुल ही सही है। तीसरा है, बड़ी ताकतों के विरुद्ध मध्यस्थ राज्यों को बनाए रखना इसकी एक विशेषता थी। तो यह भी वक्तव्य जो है यह भी बिल्कुल ही सही है। हम आगे देखेंगे कि अंग्रेजी सत्ता जो थी, अंग्रेजी सत्ता उसको मराठों से बहुत ही खतरा था। जो मराठा साम्राज्य था उसके बहुत ही खतरा था और इसी मराठा साम्राज्य से बचने के लिए अंग्रेजी सत्ता ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में बनाया था। तो अवध को मध्यस्थ राज्य यहाँ पे बनाया था। अब मध्यस्थ राज्य मतलब यहाँ पर अंग्रेजों ने अवध से संधि कर ली थी। तो अवध से संधि कर ली थी सुरक्षा घेरे नीति के तहत, और इसके तहत यह हुआ था कि जब भी मराठा अवध पर आक्रमण करेंगे या मराठा अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यहाँ पर मध्यस्थ राज्य के जो बनाए रखने की नीति थी यह इस नीति की एक विशेषता थी। चौथा था, इस नीति के तहत राज्यों को आंतरिक मामले में पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। तो जो सुरक्षा घेरे की नीति अंग्रेज जब किसी राज्य के साथ करते थे तो वह स्पष्ट रूप से कहते थे कि वह राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है अपवाद स्वरूप जिसमें राज्य के आंतरिक मामले में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप होता था। तो इस प्रकार से ये चारों कथन देखा जाए तो सामान्यतः ये चारों कथन सुरक्षा घेरे की नीति के संदर्भ में सही प्रतीत होते हैं। 1732 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने बिहार का प्रबंधक किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को 1732 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन द्वारा बिहार का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने अपने जहाजी बेड़े के साथ गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया? तो गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क ने कब स्थापित किया, यहाँ पर यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है 1510। तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किसके षड्यंत्र के कारण हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति नहीं मिल पाई? तो इसका सही है पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण। सही उत्तर इसका यह हुआ। देखिए, जब हॉकिंस मुगल दरबार में जहांगीर के पास गए थे तो जहांगीर ने सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति हॉकिंस को नहीं दी थी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो जहांगीर थे और जो उनके दरबारी थे उन पर पुर्तगालियों का प्रभाव उस समय बहुत ही ज़्यादा था, और चूंकि पुर्तगालियों का प्रभाव था तो इसी कारण से जो मुगल बादशाह जहांगीर थे वे कैप्टन हॉकिंस यानी कि अंग्रेजों की बात को नहीं मान रहे थे, और यही कारण था कि सूरत में व्यापारी कोठी बनाने की अनुमति उन्हें न मिल सकी। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जॉन सरमन के नेतृत्व में शिष्टमंडल में आने वाले शल्य चिकित्सक जिसने अपनी चिकित्सा से मुगल सम्राट फर्रुखसियर को प्रसन्न कर दिया। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर बीमार थे, और बीमार कहा जाए तो उनके शरीर में एक फोड़ा हो गया था, घाव हो गया था। तो इसी फोड़े और घाव को जॉन सरमन के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल में एक डॉक्टर थे जिन्होंने इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया, और इसी से खुश होकर फर्रुखसियर ने इस शिष्टमंडल को मनचाहा उपहार भी दिया। तो इस शिष्टमंडल में जो डॉक्टर थे उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। शल्य चिकित्सक थे हैमिल्टन। तो इनका नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मीर जाफर। तो मीर जाफर जो था यह बंगाल का नवाब था, और प्रारंभ में मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, और जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो इसने रॉबर्ट क्लाइव की सहायता की थी, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनने का लालच दिया था, और इसी कारण इसे मीर जाफर को अंग्रेजों का गीदड़ या क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। तो यह हमें याद रखना है कि क्लाइव का गीदड़ या अंग्रेजों का गीदड़ या गधा किसे संज्ञा दी जाती है, तो यह दी जाती है मीर जाफर को। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 1759 में मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किससे सहायता लेने का प्रयास किया? तो मीर जाफर ने किससे सहायता मांगी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ मेरी मदद करो, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप शासन प्रशासन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों के सहयोग के कारण इसे सत्ता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन अंग्रेज इतने परेशान करते थे मीर जाफर को कि अंततः इसने सोचा कि अब अंग्रेजों को ही हटाया जाए। तो इसीलिए मीर जाफर ने किससे सहायता मांगी 1759 में? तो इसका सही उत्तर है डच। डचों द्वारा इन्होंने सहायता मांगी, लेकिन चूंकि डच उस समय उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने अंग्रेज थे, तो इसी कारण से मीर जाफर सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? तो भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था वह पांडिचेरी था।
नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, आत्मरक्षा के विचार से अंग्रेजों द्वारा 1700 में विलियम फोर्ट की स्थापना कहां पर की गई थी? तो विलियम फोर्ट यानी कि विलियम फोर्ट जो किला है वह कहां पर उसकी स्थापना की गई थी? तो विलियम फोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। इसका सही उत्तर है कोलकाता। विलियम फोर्ट हुगली जो नदी है उसके पूर्वी किनारे पर 1781 में बनाया गया एक किला है। 1700 में इसका प्रारंभ हुआ था बनना और 81 में एक किला के रूप में यह बनकर तैयार हो गया। और यह जो किला बना था यह राजा विलियम, जो उस समय के इंग्लैंड के राजा थे विलियम थर्ड, उनके नाम पर बनाया गया था। प्रारंभ में देखा जाए तो 1700 में इसकी स्थिति को अगर देखा जाए तो उस समय यह कालीकट, गोविंदपुर एवं सूतानटी ये 3 गांव ही थे जिन्हें विलियम फोर्ट कहा जाता था। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर विलियम फोर्ट जो कलकत्ता है आधुनिक शहर बाद में बसा है, विलियम फोर्ट की जो संज्ञा दी जाती है। और इसके संस्थापक की अगर बात आएगी तो इसके संस्थापक थे जॉब चार्नक। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर कब बनकर आया था? तो क्लाइव ऐसा व्यक्ति था जो 2 बार गवर्नर बना था। तो दूसरी बार जब वह गवर्नर बनकर आया था तो वह आया था 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है और यह जब भारत में आया था तो एक कलर के रूप में आया था। बाद में इसने सेना में भी भाग लिया, यानी कि यह सैनिक भी बना था और इसने तुरंत ही अपनी योग्यता के बल पे, जो इसमें योग्यता थी उसके बल पे यह बंगाल का गवर्नर भी बन गया। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 1757 में संपन्न अलीनगर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सही है। ये जो कथन 4 है यह सही नहीं है। तो यह सही नहीं है क्यों? क्योंकि जो अलीनगर की संधि हुई थी वह क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, न कि अली वर्दी खां के बीच हुई थी। तो यहाँ पर जो अली वर्दी खां है यह गलत है। तो इस आधार पर देखा जाए तो अलीनगर संधि की जो सही बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी के व्यापार का अधिकार मिला। तो यह बिल्कुल ही सही है। अलीनगर की संधि के तहत यह अधिकार अंग्रेजों को मिला। दूसरा है अंग्रेजों को कोलकाता में अपने सिक्के चलाने का अधिकार मिला। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलीनगर की संधि ही वह संधि है जिसके तहत कोलकाता में अपने सिक्के चलाने का अधिकार मिला अंग्रेजों को। तीसरा, अंग्रेज अपनी इच्छा अनुसार कलकत्ते में किलेबंदी की स्वतंत्रता दी गई और किलेबंदी की स्वतंत्रता दी गई तो इसी कारण से जो उन्होंने 3 गांव लिए थे वहां पर किले स्थापित करना स्टार्ट कर दिया और यही आगे चल के विलियम फोर्ट बना। तो इस प्रकार यह तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो फारसी में जफरनामा लिखने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, द्वैत शासन की नीति को किसके द्वारा समाप्त किया गया? वारेन हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ही वह शासक हैं, वह गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने द्वैत शासन की नीति को हटाया या समाप्त किया। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में हुगली में बनाई, जिसके लिए उन्हें किसके द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी? तो इसका सही उत्तर है शाह शुजा। तो शाह शुजा के द्वारा बंगाल में पहली कोठी बनाने के लिए अंग्रेजों को अनुमति मिली थी 1651 में। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, हुगली में जो कोठी बनाई थी वह। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु द्वारा गुरु नानक की जीवनी लिखी गई? तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। भारत में विलय की योजना तथा साम्राज्य विस्तार की नीति को त्यागने की घोषणा निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा की गई? तो वह कौन सा एक्ट था ब्रिटिश सरकार का जिसके द्वारा जो विलय की योजना थी और जो साम्राज्य विस्तार की जो औपनिवेशिक सरकार की नीति थी उस नीति को त्याग कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? सीधा सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। तो भारत में जो प्रथम छापाखाना लाया गया था वह लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यह लाई गई थी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा और इसे स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है दूसरा, सहायक संधि में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर है गोद लेने के लिए अनुमति लेना। तो सहायक संधि होती थी उसके तहत बहुत सारी शर्तें होती थी। तो उन शर्तों में देखा जाए तो पहला शर्त जो देशी राज्य में ब्रिटिश सेना रखना। तो जिस राज्य के साथ संधि की जाती थी उस राज्य में ब्रिटिश सेना रखना होता था। जैसे मान लेते हैं कि हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की, तो हैदराबाद की जो सीमा है, जो राज्य है, वहाँ पर ब्रिटिश सैनिक रखे जाएंगे। तो इसमें यह पहली शर्त शामिल होती थी। दूसरा है राज्य में रेजिडेंट रखना और तीसरा है विदेशियों को राज्य की सेवा में ना रखना। तो हैदराबाद राज्य को किसी भी प्रकार के जो कोई विदेशी होते हैं उनको अपनी राज्य की सेवा में ना रखना होगा। तो ये तीनों शर्त जो हैं वह शामिल थे, जबकि गोद लेने के लिए अनुमति लेना यह शर्त शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस यानी कि सुरक्षा घेरे की नीति के तहत अवध को किसके विरुद्ध मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया था? हेस्टिंग्स द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स। अगर यह लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑप्शन में आता है तो यह गलत हो जाएगा।
तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हमें नहीं लगाना है। तो ये आप ध्यान रखें कि सुरक्षा घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाई गई थी, न कि लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। तो इसका सही उत्तर है मराठों के विरुद्ध। तो मराठों के विरुद्ध अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1921 में और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो नरेंद्र मंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि नरेंद्र मंडल एक सलाहकारी संस्था थी और इसका गठन ब्रिटिश भारत और देसी राज्य के बीच जो संबंध थे उन संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए, आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया था और इसमें कुल 121 सदस्य थे। जबकि देखा जाए तो इसमें मैसूर और हैदराबाद ये दोनों राज्य शामिल नहीं थे, जबकि उस समय जो रियासत थे उनमें मैसूर और हैदराबाद बहुत ही बड़े रियासत और बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो यह देशी राज्यों का एक संघ था, एक सलाहकारी संस्था थी। माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो यहाँ पर हमें सही नहीं बल्कि हमें यहाँ असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहला कथन जो औपनिवेशिक काल में पटियाला राज की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटिश शासन द्वारा रेल मार्ग का निर्माण किया गया था, तो यह बिल्कुल ही सही है। औपनिवेशिक काल में जब ब्रिटिश सत्ता रेलवे का विस्तार कर रही थी अपनी औपनिवेशिक नीतियों को लागू करने के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, तो पटियाला राज ने इसका विरोध किया था। तो पटियाला राज के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर रेल मार्ग का निर्माण किया, तो यह बिल्कुल ही सही कथन है। दूसरा कथन है कुशासन के आधार पर अवध का विलय डलहौजी द्वारा किया गया, तो यह भी बिल्कुल ही सत्य कथन है। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। तीसरा है कि बटलर कमेटी ब्रिटिश शासनकाल में आने वाले अकाल से निपटने हेतु सिफारिश के लिए गठित की गई थी, तो यह जो कथन है यह कथन गलत है। तो इसको गलत क्यों है? क्योंकि बटलर कमेटी जो गठित की गई थी वह ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संघर्ष को कम करने के लिए की गई थी। तो जो ब्रिटिश सत्ता थी और जो देशी राज्य थे, ये हमें ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच के जो संबंध हैं, इन दोनों के संबंधों के विचार करने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। गोलमेज परिषद सम्मेलन में राजाओं के विशेष सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन सम्मेलन में हमें यह बताना है कि गोलमेज परिषद सम्मेलन में जो राजा की तरफ से जो विशेष सलाहकार थे वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रसब्रुक विलियम्स। तो रसब्रुक विलियम्स जो थे ये राजाओं की तरफ से सलाहकार थे गोलमेज परिषद सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, वह गवर्नर जनरल जो देशी राजाओं के विदेशी भ्रमण पर आपत्ति करता था। उसका यह मानना था कि जो भी देशी राजाएं हैं उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से वह आपत्ति लेता था। तो इतिहास में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपत्ति लेने वाले जो गवर्नर जनरल हैं जो भारत के विरोधी नीतियां अपनाते थे वे लॉर्ड कर्जन है और इसका सही उत्तर यह भी है, लॉर्ड कर्जन ही है। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है हॉलैंड वासियों द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह हॉलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी 1602 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन है? इसका सही उत्तर है आंसर सी। अब देख लेते हैं कथनों को। तो भारत में व्यापार हेतु सबसे बाद में आने वाली जो यूरोपियन कंपनी थी वह फ्रांसीसी थी, तो बिल्कुल ही सही है। 1664 में फ्रांस के शासक लुई 14वां से, ठीक है ना, ये भी याद रखना है हमें। इसमें बहुत सारे फैक्ट इस प्रश्न में छिपे हुए हैं, अगर आप इस एक प्रश्न को करते हैं तो 4-5 प्रश्न आपको निश्चित आ जाएंगे। लुई 14वां से अनुमति प्राप्त कर कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो यहाँ पर यह भी हमें पता चलता है कि कोलबर्ट ही वह व्यक्ति था जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। तो सबसे बाद में यह कंपनी थी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी। ऑप्शन सी का कथन देख लेते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जिस पर फ्रांस के व्यापारियों का पूर्ण नियंत्रण था। तो यह जो कथन है यह कथन गलत है, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह निजी कंपनी नहीं थी, बल्कि यह जो कंपनी थी यह एक सरकारी कंपनी थी और इस पर व्यापारियों का नहीं बल्कि जो फ्रांस के शासक थे
उनका नियंत्रण था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू में आई थी तो वह निजी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। और 1857 में जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद 1858 में वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत की सत्ता चली जाती है और वहां से वह कंपनी जो होती है वह सरकारी कंपनी बन जाती है। तो 1858 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसका जो स्वामित्व होता है वह बदल जाता है। लेकिन फ्रांसीसी जो कंपनी थी वह प्रारंभ से ही एक सरकारी कंपनी थी और उसका स्वामित्व फ्रांस के शासक के हाथों में रहता है, न कि फ्रांस के व्यापारियों के हाथ में। इसमें डी ऑप्शन में देख लेते हैं कि कथन क्या है। तो डी ऑप्शन में कहता है कि भारत में 1616 में डेनिश का आगमन हुआ और इन्होंने त्रावणकोर और श्रीरंगपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो बिल्कुल ही सही कथन है ये कि डेनिश कंपनी 1616 में आई थी और इन्होंने त्रावणकोर और श्रीरंगपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी जिसमें फ्रांस के शासक का नियंत्रण था। तो इस प्रकार यह प्रश्न हल हो जाता है। नेक्स्ट है कि बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक रहा। यहाँ पर द्वैत शासन का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन। जब किसी क्षेत्र में दो शासक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उस स्थिति को हम द्वैत शासन कहते हैं और ऐसी स्थिति बंगाल में आई थी। तो बंगाल में ऐसी स्थिति थी 1765 से 1772 के दौरान और इस द्वैत शासन के दौरान बंगाल का खूब आर्थिक शोषण हुआ और यही कारण था कि इस अवधि को जो के.एम. पणिक्कर थे उन्होंने डाकुओं का राज की भी संज्ञा दी थी। तो इसका सही उत्तर है 1765 से 1772 बंगाल में द्वैत शासन। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत सर टॉमस रो ने किससे भारत में व्यापारिक सुविधाओं हेतु फरमान प्राप्त किया। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब 1615 में सर टॉमस रो व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर के दरबार में वह 3 वर्षों तक रहे कि मुझे व्यापारिक सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन उन्हें व्यापारिक सुविधा नहीं मिली थी। तो इसका एक प्रमुख कारण यह था कि जो पुर्तगाली थे वह उनका प्रभाव जहांगीर पे बहुत ही ज़्यादा था और पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण ही जहांगीर के दरबार में जो सर टॉमस रो थे उनको व्यापारिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और उसके बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो अंत में जो शहजादा खुर्रम होते हैं वह व्यापारिक सुविधा सर टॉमस रो को दे देते हैं। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए दूत जो सर टॉमस रो थे, इनको व्यापारिक सुविधा भारत में खुर्रम के द्वारा दी जाती हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को बताएं। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूरोपियन कंपनी के संबंध में जो आपके हिस्ट्री का ज्ञान है निश्चित रूप से वह उसको यहाँ पर एक अच्छी परख हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसमें असत्य कथन जो है वह ऑप्शन बी है। तो अभी हम देखेंगे कि ऑप्शन बी आखिर में असत्य क्यों है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए। भारत में फ्रांसीसियों के आने का मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार द्वारा पूंजी एकत्रित कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है कि वह कौन सी फ्रांसीसी कंपनी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत में आना, पूंजी एकत्रित कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। तो वास्तव में देखा जाए तो इनका जो उद्देश्य था वो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष था, भारत में व्यापार कर पैसे कमाना और उस पैसे को पूंजी के रूप में मेडागास्कर में निवेश करना। तो यह बिल्कुल ही सही कथन है, तो यह हमें याद रखना है। दूसरा कथन देख लेते हैं कि 1664 में स्थापित फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम द कंपनी ऑफ ईस्ट फ्रांस ओरिएंटल था। तो यह गलत है। तो 1664 में जो फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी उसका नाम था द इंड ओरिएंटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसका यह नाम था द इंड ओरिएंटल और इस कारण यह कथन जो है यह गलत हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन जो सी है वह देख लेते हैं कि भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। तो बिल्कुल ही सही है, जो प्रथम कोठी थी फ्रांसीसी की वह फ्रैंक कैरो द्वारा स्थापित की गई थी और यह स्थापित की गई थी सूरत में और 1668 में, क्योंकि 1664 में ही यह कंपनी आई थी और उसके चौथे साल 1668 में यह कंपनी के द्वारा पहली कोठी सूरत में स्थापित की गई।
नेक्स्ट है डी, 1760 के वांडीवास युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की हार हुई और उनकी सत्ता समाप्त हो गई। तो यह बिल्कुल ही सही है। अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, और इसी युद्ध के द्वारा यह निर्णय हो जाता है कि भारत में कौन सी यूरोपियन कंपनी रहेगी, और यह निर्णय अंग्रेजों के पक्ष में आता है। तो 1760 का जो वांडीवास का युद्ध है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद रखना है। तो इस प्रकार से इन कथनों वाले जो प्रश्न होते हैं इनमें देखा जाए तो हमें 4 से 5 जीके एक साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में सत्य कथन को पहचाने। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था जिसने भारत की दशा और दिशा बदल दी। तो प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य में से देखा जाए तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, वन लाइनर सीधा सा क्वेश्चन है ये। इसमें बताना है कि अंग्रेज मधुमक्खियों के छत्ते के समान है जिससे मधु तो मिल सकता है परंतु छेड़ने पर वे डंक भी मार सकती है। तो यह कथन किसका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है यह भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। तो यह कथन है अलीवर्दी खां का। तो अलीवर्दी खां ने ही अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि अंग्रेज जो है मधुमक्खियों के छत्ते के समान है जिनसे मधु तो मिल सकता है परंतु छेड़ने पर वे डंक भी मार सकते हैं। तो यहाँ डंक मार सकते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण तथा प्रांतों को स्वायत्तता देने की व्यवस्था किसके तहत की गई थी। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही प्रांतों को स्वायत्तता देने की व्यवस्था की गई और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, किसान छात्र एवं मजदूर निम्नलिखित में से किस आंदोलन की रीढ़ माने गए। तो वह कौन सा आंदोलन था जिसमें किसान छात्र मजदूर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उस आंदोलन को सफल बनाने में निभाई। तो यह आंदोलन था भारत का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था और आजाद दस्ता का गठन भी इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो यह मुक्ति दिवस आखिर वह कौन सी घटना थी जिसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस सरकार के त्यागपत्र देने के बाद। तो जब कांग्रेस सरकार के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था तो उसके बाद से मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्न में किन बातों का समावेश था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उनमें कौन सी बातें शामिल थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1 और 2 और 3 सही है, और जबकि चौथे कथन की बात की जाए तो यह शामिल नहीं था। तो पुलिस की जातियों की जांच हेतु गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना यह शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, किस विद्रोह या आंदोलन में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु प्रयास किए। तो वह कौन सा विद्रोह था जिसमें आंदोलनकारियों का प्रमुख उद्देश्य था कि वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें। इसका सही उत्तर है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो संथाल क्षेत्र में हुआ था वह उसका प्रमुख उद्देश्य यह था आंदोलनकारियों का कि वह जो राजनीतिक शक्ति है, जो प्रशासनिक शक्ति है, उसको प्राप्त करना देखा जाए तो संथाल विद्रोह का एक प्रमुख उद्देश्य था। 21 नंबर क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में भारतीय वीरों के लिए किसके द्वारा पैरवी की गई थी। तो आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चला था बहुत ही फेमस मुकदमा था। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो ये हमें तीनों को याद रखना है, भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू। ये तीनों थे जिन्होंने भारतीय वीरों के लिए मुकदमे में पैरवी की थी जो आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चला था। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। तो साइमन कमीशन जो 1927 में गठित हुआ था उसका बहिष्कार भारतीयों द्वारा क्यों किया गया, और साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान ही लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही उत्तर है कि इसके सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज थे। तो इसे कई बार श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन जो आया था वो भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए आया था, और चूंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और यही सबसे बड़ा कारण था साइमन कमीशन के विरोध का, तो यह हमें ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि यह एक प्रकार से श्वेत कमीशन था। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह को उनके अधिकारों से किसके द्वारा वंचित किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में बताना है कि वह कौन सा वर्ग था जिसने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इसका सही उत्तर है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग ही वह वर्ग था जो इस क्रांति में निष्क्रिय रहा।
नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में क्यों नहीं फैल पाया? उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में लगभग देखा जाए तो 1857 फैली हुई थी और जगह जगह पे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन दक्षिण भारत देखा जाए तो यह अपवाद था। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत लगभग 1857 की क्रांति से अछूता रहा। तो इसका सही उत्तर है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से इन क्षेत्रों में क्रांति के लिए नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया था। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में यहाँ पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की स्थापना को किसके द्वारा आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के संबंध में कुछ बातों को हम देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत ही आते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कार्ल मार्क्स के संबंध में कि कार्ल मार्क्स जो हैं ये जर्मन के रहने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता भी माने जाते हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वह है कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। और मार्क्स की मृत्यु के बाद दास कैपिटल के कुछ भागों को एंजल्स द्वारा संपादित किया गया। तो इन सारे तथ्यों को हमें याद रखना है, एग्जाम में कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, देवबंद आंदोलन से जुड़े वह व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद आंदोलन से वह व्यक्ति जुड़े हुए थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वह व्यक्ति हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान किए गए? तो यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान सबसे पहले भारत में किस कारखाना अधिनियम में किया गया, यह बताना है। तो यह है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। और यदि महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु सबसे पहले जिस कारखाना अधिनियम में प्रावधान किया गया था तो वह था 1891 का कारखाना अधिनियम। तो ये दोनों ही हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, पांचवा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो बहुत सारे लोगों द्वारा इनका विरोध किया गया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मराठों द्वारा। तो जब अंग्रेज आए थे तो मराठों ने उनका प्रबल विरोध किया था और सबसे ज़्यादा विरोध मराठों ने ही अंग्रेजों का किया था। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो पहले प्राचीन काल में दास प्रथा थी, लेकिन भारत में औपनिवेशिक काल में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। तो वह आपको ईस्वी बताना है कि कब अवैध इसको घोषित किया गया। तो यह घोषित किया गया 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7वां नंबर, भारत में अनौद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? यानी कि आपको यह बताना है कि वह अवधि जिसके बीच भारत में उद्योग धंधों का कोई भी विकास नहीं हुआ। तो वह अवधि मानी जाती है भारत में 1800 से 1850 के बीच की अवधि को भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अनौद्योगिकरण की अवधि मानी जाती है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो कहा जाता है वह महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, MG रानाडे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हमें याद रखना है, महाराष्ट्र का सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो अभी वर्तमान में ब्रिटेन के पास है, तो उस कोहिनूर हीरे को महाराजा रंजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है शाह शुजा। शाह शुजा के द्वारा यह जो हीरा है वह महाराजा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के साथ साथ डेविड हेयर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो सिख गुरु जो थे बंदा बहादुर, इनकी हत्या किस मुगल बादशाह के आदेश पर की गई? तो इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। भारतीय बुनकरों की हालत पर किस गवर्नर जनरल ने यह टिप्पणी की थी?
तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के औपनिवेशिक इतिहास में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल माने जाते हैं और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो सामाजिक सुधारों की दिशा में इनके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था 1829 में सती प्रथा को इनके द्वारा समाप्त किया गया था और इसी क्रम में कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के काल में हुआ था। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी सेवा में जो भेदभावपूर्ण होता था यूरोपियन और भारतीयों के बीच, तो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए इन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया था कि जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा को आधार माना जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर है एनएम जोशी। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन जो भारत में चलाया गया था उसके जन्मदाता एनएम जोशी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ये धर्म सुधारक हैं, समाज सुधारक है राजा राम मोहन राय। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी भारत से बाहर हुई थी और यह हुई थी ब्रिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई 1809 में संपन्न हुई संधि अमृतसर की संधि के अनुसार कौन सी नदी दोनों राज्य क्षेत्र के बीच सीमा बनी? तो इसका सही उत्तर है सतलज नदी। तो सतलज नदी यहाँ पर इस एक सीमा बनी थी। इस संधि के अनुसार, अमृतसर की संधि के अनुसार सतलज नदी को सीमा माना गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? यहाँ पर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि कृषकों द्वारा छापामार युद्ध की पद्धति अपनाई गई थी। तो यह बताना है कि वह कौन सा आंदोलन है जिसके आंदोलन के कृषकों ने छापामार युद्ध पद्धति को अपनाई। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो सुंदरैया थे और डोडी कुमारैया थे, इनके द्वारा यह तेलंगाना आंदोलन चलाया गया था और यह छापामार युद्ध की बहुत बड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना करके उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो बंगाल की राजधानी जो पहले ढाका थी, तो ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद बनाया और मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना की। तो यहाँ पर बताना है वह कौन व्यक्ति था। तो इसका सही उत्तर है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। 18 नंबर क्वेश्चन, अब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पास हुआ? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पास हुआ। उसके बाद से भारत में अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया गया इस कानून के द्वारा। हालांकि इस संबंध में संविधान में भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन ये एक कानून के रूप में 1955 में पास किया गया। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पश्चिम भारत में यहाँ पे पूछा जा रहा है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। तो इसका सही उत्तर है एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इन्हें पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। तो यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यह कहता है कि शिक्षा की व्यवस्था यदि उच्च वर्ग के लिए कर दी जाए तो उच्च वर्गों से शिक्षा धीरे धीरे होते हुए समाज के निम्न वर्गों तक भी, जनसाधारण तक भी अपने आप पहुंच जाएगी। तो यह कहता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, वह आंदोलन जो कृषि संबंधी असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो वह आंदोलन हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर है मोपला आंदोलन। तो मोपला आंदोलन जो केरल में हुआ था और यह हुआ था 1921 में। इसके नेता थे मुदलियार। तो यह आंदोलन जो था वास्तव में देखा जाए तो शुरू में यह कृषक संबंधी असंतोष के रूप में आरंभ हुआ था, लेकिन जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उसके बाद यह सांप्रदायिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो आर्थिक दोहन का सिद्धांत था वह प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में सहयोग देने वाले राजा निम्नलिखित में से कौन है? तो वे कौन से व्यक्ति हैं, कौन से राजा हैं जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही आर्थिक मदद दी और अन्य तरीकों से सहायता प्रदान की?
तो इसका सही उत्तर है बड़ौदा के महाराज। तो बड़ौदा के महाराज द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को सहायता दी गई। 24 नंबर क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है अमृतलाल विठल दास। तो अमृतलाल विठल दास द्वारा 1922 ईस्वी में भील सेवा मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेश एवं स्वभाषा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है आर्य समाज। तो आर्य समाज द्वारा इस प्रकार से 4 सूत्री संदेश दिया गया। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन जो आपके लिए है और आप इसका आंसर बताइएगा कि महिलाओं के लिए वामा बोधिनी नामक जो पत्रिका थी वह किसके द्वारा निकाली गई थी? तो आपके ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अंग्रेजों का प्रिजनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो अंग्रेजी सत्ता जब स्थापित हुई तो धीरे धीरे जो मुगल सत्ता थी वह समाप्त होने लगी और स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुगल बादशाह को अंग्रेजों द्वारा दी गई पेंशन पर भी निर्भर रहना पड़ा। तो वह प्रथम मुगल बादशाह बताना है जो कि अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो इसका सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था यह बताना है। तो इसका भी सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय, आंसर सी। तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड, मणिपुर के जेलियांगसांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली रानी गौडनेलियू को किसने नागाओं की रानी कहा था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से। पूर्वोत्तर भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो जो मणिपुर की रानी है गौडनेलियू, इन्हें नागाओं की रानी कहा जाता है। तो यह जो संज्ञा दी थी यह संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसके शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना की गई थी और यह की गई थी 1872 में। और प्रथम नियमित जनगणना की जब बात आए तो 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हमारा हुआ लॉर्ड मेयो, जिसके समय में भारत में प्रथम जनगणना की गई थी और यह की गई थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर, दशांश मतलब 1/10 धार्मिक कर वसूलना प्रारंभ किया एवं साधु का वेश त्याग कर राजशाही वस्त्र पहनना प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने साधु संतों का वेश त्याग करके राजशाही वस्त्र पहनना आरंभ किया और उन्होंने प्रत्येक सिख से कर लेना निर्धारित किया और यह कर की मात्रा थी 1/10 यानी कि दशांश भाग। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो का संबंध भू राजस्व बंदोबस्त की किस व्यवस्था से है? तो भू राजस्व जो व्यवस्था है वो भारत के आधुनिक इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थॉमस मुनरो का जो संबंध था वह रैयतवाड़ी व्यवस्था से था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो भूमि की सभी व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, इनमें रैयतवाड़ी को अच्छा माना जाता था किसानों के दृष्टिकोण से। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वह गवर्नर जनरल थे जिन्होंने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। आठवां नंबर क्वेश्चन, 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है पद्मनाथ पिल्लई। तो पद्मनाथ पिल्लई के द्वारा ही नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना केरल में की गई 1914 में। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार का क्षेत्र जो था वह अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस था और यहाँ पर बहुत ही अफीम उत्पादन होता था औपनिवेशिक शासनकाल में। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहला टेलीग्राफ लाइन किसके बीच प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन के बारे में बताना है कि पहला टेलीग्राफ लाइन कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता से आगरा। कोलकाता से आगरा के बीच में 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन स्थापित की गई थी और इसी समय मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी भी चली थी। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन, 1885 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और संथाल विद्रोह के दौरान संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था आपको यहाँ यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है मेजर बारो। तो मेजर बारो को संथालों ने 1855 में हराया था संथाल विद्रोह के दौरान।
12 नंबर क्वेश्चन, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में यह हुई थी, और यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1920 में। तो ऑप्शन ए इसका सही है, 1920 में। और इसको जो पहले अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है 13 नंबर, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से निम्नलिखित में किसे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है वह कौन सी ब्रिटिश भू राज व्यवस्था से जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ, जिसको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है जमींदार। तो ब्रिटिश जो नवीन भू प्रणाली लेकर आए थे उस भू प्रणाली से सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ हुआ है ऑप्शन के अनुसार तो वे थे जमींदार। इसमें बटाईदार, कृषक और जो कृषक मजदूर थे इन लोगों को किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं हुआ सिवाय शोषण के और अत्याचार के, इन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले जमींदार ही वर्ग थे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है भारत के, आधुनिक युग का मनु। तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को ही आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अब देख लेते हैं ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली के संबंध में कुछ बातों के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली है उसने भारत के आर्थिक इतिहास को बदल के रख दिया है और इसीलिए थोड़ा बहुत हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अब ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली मुख्य रूप से 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली लागू की गई थी। पहला अस्थाई, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त को देख लेते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है और दोनों ही चीज़ों को हमें याद रखना है। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। तो यह भी हमें याद रखना है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लाया गया था। तो बिहार में लाया गया था। इस संदर्भ में हमें याद रखना है बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में लाया गया था। और इस स्थायी बंदोबस्त के तहत जो था वह जमींदार को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया था। लेकिन यह अस्थाई मालिक की एक शर्त होती थी। यह शर्त वह होती थी कि वो एक निश्चित लगान को देते रहेंगे सरकार को, और जब तक उन्हें लगान मिलता रहेगा सरकार को उनके द्वारा तब तक उन्हें भूमि से कोई भी अलग नहीं कर सकता था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यह लगान के जो मात्रा थी जो सतत रूप से जो देते थे उसी के आधार पर यह अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था निर्धारित थी। और इसी कारण से भारत में एक नया वर्ग पैदा हुआ था जिसे जमींदार वर्ग कहा गया था। तो यह जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी इससे जमींदार बहुत लाभान्वित थे और ब्रिटिश शासनकाल को भी, ब्रिटिश जो प्रशासन था उसे भी बहुत लाभ हुआ। लेकिन किसानों की जो हालत थी वह बहुत ही दयनीय हो गई थी इस व्यवस्था के कारण। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो टॉमस मुनरो थे इनके द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ हमें याद रखना है मद्रास के तत्कालीन गवर्नर द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में प्रारंभ की गई थी और यह बम्बई, मद्रास और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। और सबसे बड़ा जो ब्रिटिश प्रांत था 51% के आसपास था लगभग, वह इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत आती थी। और जबकि स्थायी बंदोबस्त के तहत मात्र 19% भूमि ही आती थी। तो ये हमें याद रखना है। और इसमें होता क्या था कि जो रैयत के भूमि के मालिकाना हक थे वे उनको रैयत को दिए जाते थे, यानी जो किसान थे उन्हें ही उस पर भूमि पर अधिकार होता था और वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था अपेक्षाकृत यह किसानों के हित की बात करता था, क्योंकि जो किसान जोतता था खेत उस पर उसको मालिकाना हक प्राप्त होता था और लगान अदा करने के लिए भी वह स्वयं ही उत्तरदायी होता था। तो इसका उद्देश्य यह था कि आय में सरकार की जो राजस्व है, जो ब्रिटिश सरकार का राजस्व है उसमें वृद्धि करने के साथ साथ जो जो बिचौलिए थे उसको समाप्त करना, क्योंकि बिचौलिया वर्ग जो जमींदार था उस समय उस वर्ग को ही समाप्त करने के लिए यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें ध्यान रखना है कि कभी ऑप्शन आए, प्रश्न आए कि निम्न में से किस व्यवस्था के द्वारा बिचौलियों जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन में सही लगाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ये इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा है महालवाड़ी। तो महाल मतलब होता है मोहल्ला यानी कि पूरा गांव। तो इसमें होता क्या था कि भू राजस्व का जो बंदोबस्त होता था वह पूरे गाँव या महाल में प्रधानों के साथ होता था। मतलब कोई भी एक बड़ा सा गाँव है जिसमें बहुत सारे घर हैं और इस घर में कोई एक प्रधान व्यक्ति है, तो उस प्रधान व्यक्ति के साथ जो ब्रिटिश सरकार होती थी वह समझौता करती थी कि आप सारे गांव का जो राजस्व है एकत्रित करके आप ब्रिटिश राजस्व में आप जमा कराएंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे गांव के साथ या गांव का जो प्रधान होता था उसके साथ यह व्यवस्था की जाती थी। और इस व्यवस्था को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब में लागू कराया था।
नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक शिक्षा के संदर्भ के माध्यम के लेकर उठे आंग्ल प्राच्य विवाद में जो अंत हुआ वह मैकाले घोषणा पत्र 1835 के माध्यम से आंग्ल प्राच्य विवाद का अंत हुआ और इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। यानी कहने का मतलब है कि मैकाले घोषणा पत्र जो 1835 में आई थी उसके तहत किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। अंततः अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम भारत में स्वीकार किया गया और यही कारण है कि आज भी देखा जाए तो भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है और जब हम अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम मानते हैं तो निश्चित रूप से दोष जाता है मैकाले घोषणा पत्र को और आज भी देखा जाए तो यही वो मैकाले घोषणा पत्र है जिसके तहत अंग्रेजी बहुत सारे स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई जाती है। अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह कई बार एग्जामों में आ चुका है, खासकर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो इसका जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, अलीगढ़ स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वह सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। 18 नंबर क्वेश्चन, महाराजा रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो जमजमा नामक तोप की प्राप्ति किस विजय अभियान के तहत हुई यह बताना है। तो यह विजय अभियान था अमृतसर विजय अभियान। तो अमृतसर विजय अभियान जो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा की गई थी उस अभियान के दौरान इन्हें जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ जिसका प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर आपको कारण बताना है कि वह कौन सा कारण था जिसके कारण भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया। तो इसका सही उत्तर है भारी उद्योगों का अभाव, क्योंकि भारी उद्योगों का अभाव होता है तो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से उद्योग का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि भारी उद्योग जो होते हैं उसके साथ साथ छोटे मोटे बहुत सारे उद्योग स्वयं ही पनपने लगते हैं और जब भारी उद्योग होगा ही नहीं तो स्वतंत्र रूप से उद्योगों का विकास कैसे होगा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न को देखें, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर है डुप्ले। तो भारत में जो सहायक संधि लाया गया था सबसे पहले यह डुप्ले के द्वारा लाया गया था। तो सहायक संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके संदर्भ में कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था। तो यह हमें ध्यान रखना है, इसलिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता नहीं माना जाता। तो यहाँ पर लिखना रह गया था नहीं माना जाता। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लॉर्ड वेलेजली जो है इन्हें सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता नहीं माना जाता। लॉर्ड वेलेजली को यह माना जाता है कि भारत में इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए सहायक संधि जो प्रणाली थी उसका प्रयोग किया। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है तो उसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो और फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था और इस कारण से वेलेजली को सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता नहीं माना जाता है। नहीं यहाँ पर छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ हाथ से लिख दिया है। और यदि प्रश्न आए कि भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किसने सहायक संधि का प्रयोग किया तो यह हम लिख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली। अब देख लेते हैं वेलेजली की सहायक संधि। यहाँ पर जो सहायक संधि की शर्तें हैं वह वेलेजली की सहायक संधि की शर्तें हैं। तो पहला शर्त यह होता था उसमें कि सहयोगी भारतीय राज के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखना पड़ता था। तो पहली शर्त के अनुसार यह होता था। दूसरी शर्त यह थी कि भारतीय शासक अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त यह थी कि अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपियों को भारतीय शासक अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। तो ये तीन महत्वपूर्ण शर्त थी वेलेजली की सहायक संधि थी, संधि। और इस संधि के बदले जो भारतीय शासक होते थे उनको दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया जाता था। यानी कि अंग्रेज सरकार वह वचन देते थे कि यदि किसी प्रकार से किसी भारतीय शासक को किसी दुश्मन का आक्रमण होता है तो उस स्थिति में अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे। और यद्यपि अंग्रेजों ने सहयोगी राज्य के अंदरूनी मामले में दखल न देने का भी वचन दिया था। तो यद्यपि वचन तो दिया था परंतु व्यवहार में शायद ही कभी इसे निभाया गया हो, क्योंकि जो वेलेजली की सहायक संधि थी देखने में तो वह ठीक ठाक लगती थी, लेकिन जब अंग्रेजों को वादा निभाने की बारी आती थी, इस संधि की शर्तें को निभाने की बारी आती थी तो अंग्रेज कई बार वहाँ पर पलट जाते थे। और यही कारण था कि व्यवहार में शायद ही कभी इस संधि की शर्तों को निभाया गया था। तो वास्तव में देखा जाए तो सहायक संधि जो वेलेजली लाया था
उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करे। आर्य समाज द्वारा निम्नलिखित में से किसका विरोध किया गया? तो इसका सही उत्तर है धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा। विवेकानंद द्वारा किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से वह विश्व प्रसिद्ध हुए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान सा उत्तर भी है। तो इसका सही उत्तर है शिकागो। 1893 में जब विश्व धर्म संसद का सम्मेलन हुआ था तो उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था और वहाँ पर जो उनके व्याख्यान थे वे व्याख्यान इतने बहुत ही उच्च क्वालिटी के और बहुत ही अच्छे थे कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो ये हमें याद रखना है 1893 का शिकागो का सम्मेलन। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के द्वारा समाप्त हो गया? तो इसका सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देनी चाहती थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। तो भारत सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी उसका सबसे प्रमुख उच्च शिक्षा देने का उद्देश्य यही था कि भारत में जो उनकी राजनीतिक सत्ता थी उसको नींव को सुदृढ़ करना। यानी कि देखा जाए तो वो अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए एक प्रकार से एक क्लर्क की फौज चाहते थे जो उनकी भाषा को समझ सके। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे पहली विशेषता यह थी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया इसी एक्ट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है कंपनी के चाय एवं चीनी के व्यापार का अधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। तो देखिए इसी से यहाँ पर प्रश्न बना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ? तो व्यापारिक अधिकार यहाँ पर समाप्त हो गए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और वह अब क्या रह गई? वह प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बनकर रह गई। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि विधि के संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग का भी गठन किया गया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट देख रहे हैं हम कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हमें याद रखना है, इन सारे तथ्यों को हमें याद रखना है। इसी क्रम में चौथा, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया इसी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और इसी के फलस्वरूप आगे चलकर 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा हुई। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह भी आया था 1833 के चार्टर एक्ट में, पूर्व में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, कि इसी अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। और यह प्रावधान देखा जाए तो हमारे भारत के संविधान में जो समता का अधिकार है उसमें भी यह दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 1833 का चार्टर एक्ट इतने सारे महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने वाला था, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनके सारे पॉइंटों को हमें याद रखना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर लोकहितवादी किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है।